ओके स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हम कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट a linear space x raised to power n and r raised to power n are the Banach spaces under the norm of x is equal to this, where x is equal to x is 1 2 so and so, x1 x2 so and so, xn, and it might be belongs to c raised to power n or r raised to power n. And c for complex है, r for real है. It means that अगर ये c raised to n को belong करेंगे तो x1 x2 जो स्केलर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और अगर r raised to n को belong करेगा तो ये रियल नंबर होंगे. ठीक. ओके, सो ब्लॉक स्पेस के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले प्रूफ में देखिए, we know c raised to power n or r raised to power n the linear species under the equations defined as ये हमने एडिशन डिफाइन कर ली तो वेक्टर्स की, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो लीनियर स्पेस तो मैं समझता हूँ कि आपको पता ही है, लीनियर स्पेस में वेक्टर स्पेस के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ती हैं. उसमें अंडर एडिशन हमें उसको ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है. तो उसको मिला के ये 10 प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, और उसमें यूनिटी एलिमेंट जो 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन को भी इसमें होना चाहिए. तो इस तरह से ये हमारे पास इन दो ऑपरेशन से एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर इसलिए बिकॉज अल्फा स्केलर है और एक्स जो है वो वेक्टर है. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इन दो ऑपरेशन से हम इसको c रेज़्ड टू पावर n और r रेज़्ड टू पावर n को वेक्टर स्पेस प्रूव कर देंगे. तो यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इट इज वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस. वेक्टर स्पेस एंड लीनियर स्पेस द सेम थिंग. नाउ वी विल प्रूव कि दिस इज नॉन लीनियर स्पेस. नॉन लीनियर स्पेस में आई थिंक ये पहले भी हमने बहुत बार कर चुके हैं हम. तो सबसे पहले इसको नॉर्म जो x है वो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इन तरह का अगर n क्वांटिटीज को ऐड कर लेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, और उसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा. तो इट मीन दैट नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी. सेकंड, अगर नॉर्म 0 है तो डेफिनेटली दिस इक्वल टू 0. अगर ये मॉड इस क्वांटिटी का अगर एडिशन 0 आ रहा है तो वो तभी हो सकता है जब ये जो मॉड के अंदर ही जो एक्स मॉड ऑफ एक्स आई 0 होना चाहिए, और मॉड 0 तभी होता है जब एक्स आई 0. तो यहाँ पे एक्स 0 होगा. सो इट मीन दैट मॉड ऑफ एक्स 0 तभी होगा जब एक्स 0 होगा. ठीक है, इससे क्लियर हो गया ना कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास ऐसे है x1 x2 x3 सो xn, और जब हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि xi इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, इट मीन दैट x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, सारे के सारे 0 होंगे. तो जब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी 0 0 0 सो ये 0. सो दैट्स व्हाई x is equal to 0. So I hope you understand this. तो दिस उसी तरह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर ये 0 लेके चलते हैं तो ऐसे रिवर्स करके. सो दिस रिजल्ट इज बोथ वे ट्रू. अगर ये नॉर्म ऑफ x 0 होगा तो x 0 होगा, और x 0 होगा तो नॉर्म ऑफ x 0. ओके, नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो इसमें हम ये चीज लेके चलेंगे, और सबसे पहले हमने इसकी x प्लस वाई का एडिशन कर लिया, तो टुपल वाइज एडिशन हो जाएगी. क्लियर ही आपके पास टुपल वाइज एडिशन होगी. फिर हमने इसकी डिफाइनिंग लगा दी. अब यहाँ स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास यही डिफाइनिंग लगी. इज इक्वल टू एक्स आई नॉर्म स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. स्क्वायर रूट ना लगाना तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो. ये चीज तो जो एक्स आई के लिए हुआ वही एक्स आई प्लस वाई आई के लिए. उस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल हमने इस पे
रिजल्ट यूज कर लिया, a प्लस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। ठीक है, फिर टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिया, तो इसके ऊपर हमने कॉची इनक्वालिटी लगाई। ठीक है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई एंड नॉर्म ऑफ x। उसी तरह से आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, क्योंकि इन कोची इनक्वालिटी हमने ये पढ़ी कि एक्स आई वाई आई नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स और इससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमने इसके लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म आएगी वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे हमने इस पे यूज किया और इस पे यूज किया, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। ठीक, उस तरह से फिर हमारे पास दूसरा बच गया ये वाला, तो यहाँ पे बाई आई नॉर्म आ जाएगा, तो दोनों को कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू, तो यहाँ पे स्क्वायर था, एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद दिस। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। अब लास्ट बचती है स्केलर वाली, तो नॉर्म ऑफ एक्स इन अल्फा इंटू एक्स, तो ये स्केलर है तो ये टुपल्स के हर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा। उसके बाद यहाँ पे नॉर्म की डिफाइनिंग लगा दी, और नॉर्म की डिफाइनिंग लगाने से यहाँ पे अंदर अल्फा का मॉड अलग कर सकते हैं और एक्स आई का मॉड अलग कर सकते हैं। अब तो दोनों स्केलर है ये, उस तरह से फिर अल्फा जो है वो समेशन से कोई लेना देना नहीं, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, डिपेंडेंट ऑफ सब्सक्रिप्ट आई। उस तरह से फिर ये चीज बाहर भी जा सकती है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, and this is the defining of norm of x. So norm of alpha x is equal to mod of alpha norm of x। ये चार प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, तो वी कैन से कि c रेज टू पावर n और c r रेज टू पावर n इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। और इस पावर का मतलब एक तरह से ये होता है कि जैसे r है तो r क्रॉस r क्रॉस सो सो n टाइम्स, है ना, इस तरह से, तभी टुपल्स में एलिमेंट लिखा जा रहा है। सो अब हमने इसको प्रूव करना है कि कंप्लीट है। तो कंप्लीट प्रूव करने का तरीका आपको पता ही है, हमें एक कॉची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी इसमें, और उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कन्वर्ज करेगी वो इसी के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक कॉची सीक्वेंस ले ली, x1 x2 so and so xm so and so, we a Cauchy sequence in c raised to power n और r raised to power n where। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो x1 x2 x3 इस तरह से हमने सीक्वेंस ली ना, तो ये कोई इससे इससे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, क्लियर आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। ये तो x का एक एलिमेंट है ना, जो टुप्पल है एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस है, तो ये एक एलिमेंट है एक्स सी रेस्ट पावर n, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका मतलब जब एक्स एन को हम अगर लिखना चाहे टुप्पल में, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा x1 1 x2 1 x3 1 सो xn 1, इस तरह से। या 1 को नीचे लगा रहे हो तो 1 2 3 ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के पास n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट जो होगा वो सी रेज़्ड टू पावर n आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी n टुपल टाइप। गॉट इट? तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ईच एक्स आई बिलोंग्स टू सी रेज़्ड टू पावर n और r रेज़्ड टू पावर n, तो xn बिलोंग्स टू दिस, तो xn ये देखो ऊपर ऊपर लगा दिया जैसे मैंने लगाया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे m है तो यहाँ पे ऊपर आपका m आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपने। ठीक, ये चीज ये नोटेशन
नोटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नोटेशन क्या है? अब करली ब्रैकेट्स लगे हैं या ऐसे लेस देन ग्रेटर देन का ब्रैकेट लगा, इट मीन दैट वो सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के अंदर हर एलिमेंट जो है वो एन टुपल वाला, एन एन टुपल स्ट्रक्चर का होगा, ठीक। और ये एलिमेंट जो होगा अंदर, ये स्केलर होगा, वो एक्स रेज टू पावर एम जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रियल नंबर होगा, ठीक। चलिए अब each therefore so ये इसमें है therefore sequence xm is a Cauchy in c raised to power n or r raised to power n। तो अगर ये जो हमने एक एक कंपोनेंट ले लें, हम इसकी बात करें कि ये जो आपके पास xm है, इट विल बी ए Cauchy सीक्वेंस इन c raised to power n और r raised to power n, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास n एलिमेंट्स है। तो फिर Cauchy की डेफिनेशन लगा देंगे। Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन ये बोलती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive integer m naught such that दो इंटीजर m नॉट से बड़े लेंगे। तो हमने ले लिया m और l, m और l जो है वो m नॉट से बड़े हैं, एंड द नॉर्म ऑफ xm माइनस xl जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा, ठीक। तो फिर नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी, और नॉर्म की डेफिनेशन लगाने से हमारे पास ये आ गया। क्योंकि अगर नॉर्म लगाना है तो अनरूट लगाना पड़ेगा, तो पहले हमने स्क्वेयरिंग कर ली, तो साइड स्क्वेयरिंग कर ली, तो फिर हमें स्क्वेयर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे ऐड करके समेशन ऑफ एक्स आई एम माइनस एक्स आई रेज टू पावर एल, ये एक्स एम के पास एम एलिमेंट थे ना, तो ये लिखता हूँ एन एलिमेंट्स, उसी तरह से एल के ऊपर, तो इसकी नोटेशन हमने एम को ऊपर रख दिया। ऐसे हमें इससे ये कोई पावर नहीं है, जस्ट नोटेशन है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टुपल्स के एन एलिमेंट है ये किसके हैं, तो ये एक्स एम के हैं, और ये किसके हैं, एल के हैं, ठीक। तो इस तरह से हम ये लिख लिया। तो अगर ये समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर से कम रह रहा है तो ऑब्वियस है जो ये हर जो एलिमेंट्री है वो भी एप्सिलॉन स्क्वायर से कम रहेगी। तो every this mod of xi raised to power m minus xi raised to power l mod स्क्वायर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। तो स्क्वायर कम है तो ऑब्वियसली विदाउट स्क्वायरिंग भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो फ्रॉम दिस, तो यहाँ से अब तो ये क्या है, दिस इज नॉट एन टुपल, दिस इज अ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसका मतलब ये जो चीज है, now it is a Cauchy sequence for fixed I in R, not R raised to power n। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये R raised to power n या R raised to power C raised to power n में था, और यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे स्केलर में आ गई है ये चीज, टुपल्स के अंदर, टुपल्स की जो एंट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं, तो C और R में आ गई। तो ये Cauchy सीक्वेंस C और R में है, तो यहाँ पे और, लेकिन हमें ये पता है सी और आर तो कंप्लीट होते हैं, है ना। तो वी नो सी और आर इज कंप्लीट, तो इट मीन दैट ये जो सीक्वेंस है ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी, और जो कन्वर्जेंट भी सी या आर के अंदर होगी। सो द सीक्वेंस एक्स आई रेज़ टू पावर n इज कन्वर्जेंट इन सी और आर, let it converge to a point zi in this। अगर कन्वर्जेंट है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो सी के अंदर होगा या आर के अंदर, हमने यहाँ पे जेड आई मान लिया। सो देयरफॉर लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी एक्स आई रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू जेड आई, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम इसको L को ले लेते हैं कि L भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 2 जहाँ पे m था वहाँ पे L कर देंगे और वहाँ पे जेड आई एज आ जाएगा। सो नाउ बाय कंबाइनिंग दीज टू, इस पे डेफिनेशन लगाते हैं पहले।
इस पे डेफिनेशन लगाएंगे m के लिए, तो ये तो लिमिट फॉर्म में लिखा है हमने, और इसको हमने मॉड फॉर्म में या नॉर्म फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। तो एक्स आई रेस्ट पावर m माइनस जेड आई स्क्वायर जो एप्सिलॉन स्क्वायर से कम होगा, तो फिर हम इसको नॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, लेकिन जस्ट इन द नोटेशन अलग अलग है ये लिमिट फॉर्म में और ये डेफिनेशन फॉर्म में है। तो यहाँ से हमारे आपको क्या प्रूव हो रहा है कि जो जेड एम है वो सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेस टू जेड, और जेड जो किसको बिलोंग कर रहा है, सी रेज टू पावर एन को। क्यों? क्योंकि जेड आई अगर सी को या आर को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है जेड जो होगा वो Z1 कॉमा Z2 कॉमा सो इस तरह से होगा, दैट बिलोंग्स टू C रेज़ टू पावर एन और या R रेज़ टू पावर। तो इट मीन दैट हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉची सीक्वेंस ली और वो कन्वर्ज कर रहा है जेड को, और जेड भी C रेज़ टू पावर एन या R रेज़ टू पावर एन में है। सो इट मीन दैट जो सीक्वेंस XM है दैट इज कॉची सीक्वेंस। सो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। पहले कॉची प्रूव कर दिया, अगर कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी। सो इट मीन दैट C रेज़ टू पावर n इज बनाक स्पेस। बनाक प्रूव करने के लिए दो चीजें करनी पड़ती है, तो नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो तीन चीजें हैं, पहले है लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, फिर नॉर्म के लिए चार प्रॉपर्टीज, फिर कंप्लीटनेस के लिए हमारा तरीका है कि कॉची सीक्वेंस लेंगे और कन्वर्ज प्रूव करेंगे। ये तीनों चीजें हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे कि बनाक स्पेस है। ठीक, सो इसी तरह से देखो एक और एग्जांपल है, तो इसको सेम एग्जांपल है जस्ट जहां पे हमारे पास पावर 2 था, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1/p है, क्या 1/2 था, तो यहाँ पे हमने p लगा दिया। ठीक, तो पहले जो डिफाइनिंग और इस डिफाइनिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पहले डिफाइनिंग ये थी summation xi raised to power 2 and whole power 1/2 and I will इसको 1 है n टू पढ़ी। लेकिन अब जो है नॉर्म की डिफाइनिंग थोड़ी चेंज हो गई, i भी रेज टू n नहीं है लेकिन xi रेज टू पावर p हो गया और होल पावर 1/p हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ 2 लगा सकते हैं, जैसे 2 तो 2 पर ऑब्वियस है यही होएगा, तो यहाँ पे p यूज, इट मीन दैट ये जनरलाइज हो गया एक तरह। p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यही वाला बन जाएगा, 3 4 इस तरह से हम होल्ड कर सके। और p यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, p इज ए रियल नंबर, और इस तरह से है कि नेगेटिव नहीं होगा और 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा होगा या लेस देन इन्फिनिटी होगा, फाइनाइट होगा। तो इसको भी बनाक स्पेस प्रूव करना है, तो आई थिंक ये रेपिटेशन ही हो जाएगा, सेम रेपिटेशन है। बाकी कोई इसमें जहाँ पे पावर 2 थी वहां पे p हो जाएगी, जहाँ पे 1/2 था वहां पे 1/p हो जाएगा। और ये हम थर्ड प्रॉपर्टी मिन कॉस की इनक्वालिटी से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसका स्नैपशॉट लेके इसको अच्छे से कर सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे इसके लिए प्रूव किया हमने। तो ऊपर वाले का रेपिटेशन है पूरा ये, जस्ट जैसे देखिए यहाँ पे एलपी स्पेस का है ये, तो इसमें जो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क इतना ही है कि वहां पे n टुपल था और यहाँ पे जो x है वो इनफाइनाइट है। x की जो डिफाइनिंग है यहाँ पे x1 x2 सो सो xn कॉमन सो। तो यहाँ पे जो समेशन है, समेशन जो है वो 1 to इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए,
और वहां पे फाइनाइट था, तो बाकी सेम रेपिटेशन हो जाएगी। ये देखिए, पहला ये आपका नॉर्म लीनियर स्पेस हो गया, लीनियर स्पेस प्रूव करना हो गया, लीनियर स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे नॉर्म, ये नॉर्म की प्रॉपर्टीज आ गई, नॉर्म स्पेस। नॉर्म्स के लिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें मिन्कोस्की लगा देंगे हम फॉर सीक्वेंस वाली। पहले एन टुपल की मिन्कोस्की हमने लास्ट लेक्चर में दो, एक एन टुपल के लिए करा था, एक हमने सीक्वेंस के लिए करा था, तो यहाँ पे सीक्वेंस वाली यूज हो जाएगी। और थर्ड तो आपका एज इट इज। तो फोर्थ जैसे पिछला क्वेश्चन में करा वैसे रहेगा, बाकी एज इट इज सेम चीज चलेगी। 1 to n था, तो यहाँ पे 1 to infinity। तो आप इसको इजली चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे ये देख सकते हैं कि नॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे, ये चीज है, इसको कैपिटल ए लिख दिया। सो दिस इज लेस देन ए। ये क्यों करा? बिकॉज हमें जब सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, ये फाइनाइट होनी चाहिए। जब तक ये फाइनाइट नहीं होगी तब तक हम नॉर्म की बात नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जैसे हमने ये चीज है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि दिस क्वांटिटी इज, ये चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये बाउंडेड है। यहाँ पे लेस देन ए आ गया, सो इट मीन दैट कॉची सीक्वेंस है। और बट आर और सी जो कंप्लीट होता है, तो इसकी जो अंदर वाली सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट होगी। फिर जब सेम जो पीछे करा था वही करा है। अब हमने इस रिजल्ट को यूज कर लिया कि ये लेस देन ए था, इस तरह से ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ये वाली इस चीज की बात कर रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये आपकी एक फाइनाइट होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक, ये लेस देन इन्फिनिटी है, सो दैट्स व्हाई इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये प्लस इन्फिनिटी तक फाइनाइट है तो के के लिए भी फाइनाइट ही रहेगी, लेस देन ई रेज़ टू पी रहेगी। इसमें फिर एन को अटेंड करवा दिया हमने इन्फिनिटी को, देन फाइनली वी गेट दिस वन। तो जहां वो एक्स आई के लिए था वो हमने जेड आई के लिए प्रूव कर दिया। इसका मतलब जेड आई भी लेस देन ई रेज़ टू पावर पी है, सो इट मीन दैट ये भी आपका लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक, अब हमने ये प्रूव करना है कि जेड भी किसको बिलोंग कर रहा है, एलपी स्पेस को बिलोंग करता है। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो ये सीक्वेंस है एक्स एन, सीक्वेंस वो जेड को कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से हमने ये कौची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा ली। उसके बाद इसको नॉर्म की डिफाइनिंग लगा दिया। फिर जब अब यहाँ पे इसमें आ गया, स्केलर्स में आ गया, तो ये नंबर्स में आ गई। और एक्स रेज़ टू पावर एन, इसमें एम को इन्फिनिटी को टेंड कराया, और ये हमने इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास जेड आई, ऑब्वियस है जब हमने ये जेड आई आ गया तो यहाँ से रिवर्स रिजल्ट लगा के, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एक्स एन जेड को जेड को कन्वर्ट कर रहा है, और जेड जो है वो एलपी स्पेस को बिलोंग कर रहा है। तो इससे कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गया एलपी स्पेस के लिए। तो इसी तरह से ये L2 स्पेस के लिए, तो यहाँ पे भी वही है, ये इनफिनाइट रहेगा, बाकी एच जहाँ पे 2 है, तो ये तो आपका पूरा रेपिटेशन हो जाएगी, जस्ट जहाँ P है वहाँ 2 है, बाकी एच इज। ठीक, ये जैसे लास्ट एग्जांपल है, जैसे इसमें देखो, इसमें डिफाइनिंग जो है L infinity raised to power n is a set of all the n tuples of scalars defined with a norm. Norm ऐसे आएगा, norm of x infinity is equal to maximum of जितनी भी क्वांटिटीज हैं n tuples वाली, x1 स्केलर का मॉड, s2 का so xn मॉड का, इनमें से सबसे जो बड़ा होगा दैट विल बी नॉर्म ऑफ x infinity। अंडर दिस नॉर्म हमने ये प्रूव करना है कि ये ब्लॉक स्पेस। तो सबसे पहले नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है।
तो सबसे पहले लीनियर स्पेस, फिर नॉर्म, नॉर्म की प्रॉपर्टीज, ये पॉजिटिव रख दिया हमने, अगर मॉड पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से ये हो गया। सेकंड भी सिंपल है, अगर ये जीरो है और इसकी डिफाइनिंग मैक्सिमम ऑफ दिस इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हर कोई यहाँ पे एक्स जीरो होगा, क्योंकि ये सारी ही पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और मैक्सिमम ही जीरो है, इसका मतलब सारे जीरो, नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सारे जीरो होने चाहिए, सारे एक्स आई जीरो हो गया, एक्स जीरो होगा। फिर ये हमारे पास एक रिजल्ट लग जाएगा कि जो मॉड ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन, इस तरह से सभी के लिए होल्ड करेगा। तो ये हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, मैक्सिमम ऑफ इनका अलग इनसे अलग, इस तरह से नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई के। उसी तरह स्केलर अल्फा के लिए हम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। अब कॉची सीक्वेंस के लिए फिर वैसे ही हम वहाँ से कॉची सीक्वेंस लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्ज करेगी उसी के अंदर। ये डेफिनेशंस आ गई, और उसके बाद इसकी डिफाइनिंग लगा दी हमने नॉर्म की, और इनका मैक्सिमम अगर इन्फिनिटी से कम है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियस है ईच विल बी लेस देन इन्फिनिटी, बिकॉज सारी पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस है वो कॉची इन सी, क्योंकि स्केलर्स है कॉची इन सी, बट सी तो आपका कंप्लीट है, कंप्लीट है तो ये कन्वर्स करेगी इसको, ठीक। तो यहाँ से सेम रेपिटेशन होगी। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जेड को सीक्वेंस एक्सएम जो है वो जेड को कन्वर्ट करेगी। इसके लिए इक्वेशन वन में हमने के को इन्फिनिटी को टेंड करवा दिया, ठीक। इसमें जो के है इट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हाट वी गेट यहाँ पे z1 बन गया, इसकी जगह पे z2 सो करके। सो यहाँ से इसको कंबाइन करके, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो सीक्वेंस एक्सएम है जेड को कन्वर्ट कर लिया, और जेड भी एल इन्फिनिटी एन के अंदर है, सो हैंस इट्स कंप्लीट। तो इस तरह से ये जो दो तीन एग्जांपल्स हैं, यहाँ से एग्जाम में एक एग्जांपल जरूर आएगा आपको। तो बार बार एक ही चीज हो रही है, लीनियर स्पेस प्रूव करना है, कंप्लीटनेस और नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, तो इसको भी आप सेम देख लो कि यहाँ पे एल इनफिनिटी विद द सेट ऑफ ऑल द बाउंडेड सीक्वेंस और इसमें n टुपल्स हैं, डिफाइन द नॉर्म, इसमें सुप्रीमम ऑफ एक्स एन तो प्रूव द एलपी स्पेस। तो जैसे ऊपर करा है वैसे ही एज इट इज हम इसको कर सकते हैं, जस्ट डिफाइनिंग है, वहाँ मैक्सिमम लिखा था, यहाँ सुप्रीमम लिखा। उसी तरह से ये देखो आगे है द स्पेस एक्स सी और ब्रैकेट में एक्स, दिस इज द नोटेशन C of x, let be C of x is the linear space of all the bounded continuous scalar valued functions defined on the topological space X, so that C of x is a Banach space under the norm this. Norm of f is equal to supremum of mod of f of x, ठीक। तो इसके अंदर जो है वो सारे के सारे फंक्शंस हैं, ठीक। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम x टू c, ठीक है। तो इस तरह से सारे फंक्शंस रहेंगे। तो फंक्शन की पहले हमें इसको गुणांक प्रूव करना है, तो पहले इसको लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ऑपरेशन डिफाइन कर लिया हमने अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया ये ऑब्वियस, हम लिख सकते हैं कि इट इज क्लियरली लीनियर स्पेस।
उसके बाद हम इसको नॉर्मली स्पेस प्रूव कर लेंगे। 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी एज इट इज, वेरी सिंपल। सेकेंड भी, थर्ड भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक इसमें। ये मॉड है तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू आगे इस, उसी तरह से अल्फा एफ का नॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज all the conditions are satisfied, so it stands। अब हम कंप्लीटनेस प्रूव करने हैं तो उसके लिए ये ले लिया हमने कॉची सीक्वेंस, और यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, तो फिर नॉर्म का डेफिनेशन लगा दिया। नॉर्म का डेफिनेशन लगाने के बाद हमने, अगर सुप्रीमम इसका लेस देन इन्फिनिटी है तो इसका मतलब हर जो एलिमेंट है वो भी लेस देन इन्फिनिटी रहेगा। यार किसी के लिए हो गया, बट ये जो अब सीक्वेंस बनी मॉड के साथ है तो ये किसमें बनी, सी में बनी। ठीक, बिकॉज ये स्केलर है, क्योंकि एफ का जो डोमेन है वो सी है, तो ये स्केलर है तो ऑब्वियस है। दिस इज द कॉचीज कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस स्केलर वैल्यू फंक्शन। स्केलर्स बन गए। हैज द सीक्वेंस fn must converges to a bounded continuous function f on x। ठीक, इसको कन्वर्ज करेगा। सो fn is any Cauchy sequence in c of x। It follows that every Cauchy sequence in c of x is convergent in c of x। So c of x is complete and hence Banach space। So these are the few examples, and you must go through these all। इसमें कोई अगर डाउट होगा तो you can ask me। Thank you। इसमें आपको कोई सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि लीनियर स्पेस थोड़ा याद रखना है। इसमें कई बार ये भूल जाते हैं कि लीनियर स्पेस के बारे में कुछ नहीं लिखा। जस्ट आप उसमें ऑपरेशन डिफाइन कर दो, एडिशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा फिर होता है नॉर्म। नॉर्म प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज और कंप्लीटनेस। ठीक, ओके।